हाय एवरीवन, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन इसी चीज़ को अब हम एक हायर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ जीसीडी? जीसीडी इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है। तो जीसीडी होने के लिए पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको जो है डिवाइज़र होना पड़ेगा। ठीक है। और डिवाइजर समझने के लिए आपको डिविजिबिलिटी समझ में आनी चाहिए, जो कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है। मान लीजिए कोई ए और बी मैंने इंटीजर से ले लिए। ठीक है। और एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, इनमें से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों जीरो नहीं हो सकते, उसके लिए जीसीडी डिफाइंड नहीं है। ठीक है। दो हम इंटीजर लेंगे, उसमें से कम एक को तो नॉन जीरो होना पड़ेगा। Then GCD of AB is denoted as D is positive integer such that, तो हम इन दोनों के GCD को किस तरह से डिफाइन करते हैं? मान लीजिए वो D है, तो ये D क्या है? इन दोनों का GCD क्या है? एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है such that, पहली बात कि वो डिवाइजर होना चाहिए, यानी कि D ने जो है A को भी डिवाइड करना है और D ने B को भी डिवाइड करना है। ठीक है। डिवाइजर होना चाहिए मतलब कॉमन डिवाइजर होना चाहिए कि वो ए का भी डिवाइजर हो और बी का भी डिवाइजर हो। और सेकेंड बात ये कि अगर कोई दूसरा डिवाइजर है, इन दोनों का कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर है, मान लीजिए लेट सी बी एनी अदर कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, दैट इज लेट सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। तो ये जो डी है ये ग्रेटेस्ट कब होगा? अगर ये सी जो है इस डी को भी डिवाइड करेगा, देन C डिवाइड्स A। ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट कैसे होगा? देखिए, जब कोई नंबर किसी दूसरे को डिवाइड करता है, तो मैंने इससे पहले कहा है कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो न्यूमेरिकली इससे छोटा होगा। ठीक है। तो D को बड़ा होने के लिए इस C को न्यूमेरिकली छोटा होना पड़ेगा। सो देयरफॉर C डिवाइड्स A। तो इस केस में हम D को क्या कहेंगे कि ये कॉमन डिवाइजर है और ग्रेटेस्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे खास बात जो ध्यान देने वाली है, इट इज पॉजिटिव इंटीजर। हमने डी को जो है पॉजिटिव लेके चले हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मान लीजिए मैंने 8 और 12 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी को इस तरह से डिनोट करते हैं ओपन ब्रैकेट से। ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने जीसीडी लिखा है, बट आगे फ्यूचर में अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब है जीसीडी ऑफ 8 एंड 12। ठीक है। तो आप जो है अपना दिमाग लगा के सिंपल जिस तरह से छोटी क्लासेस में करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जीसीडी जो है 4 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है। सो 4 डिवाइड्स 8, 4 डिवाइड्स 12। ठीक है। अगर कोई दूसरा डिवाइजर 8 और 12 के और कौन से कॉमन डिवाइजर हैं, तो देखिए 8 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। 12 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। तो इसमें कॉमन कौन है? ये कॉमन है, ये और ये। ठीक है। इसके अलावा और कौन इसके डिवाइजर है? कॉमन डिवाइजर, जैसे कि 2 भी एक कॉमन डिवाइजर है। ठीक है। देखिए 2 डिवाइड्स 8 एंड 2 डिवाइड्स 12, लेकिन 4 ग्रेटेस्ट क्यों है? क्योंकि ये 2 जो है इस 4 को भी डिवाइड करता है, बट 2 ऑल्सो डिवाइड्स 4, इसलिए 4 जो है इसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं 8 और 12 की जगह -8 और 12 लेती हूँ। ठीक है। -8 और 12 लेने पर इस 8 में क्या हो जाएगा? 8 को किस तरह से लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, इसमें हमें एक माइनस, देखिए हम इसमें 1 को कंसिडर नहीं करते, तो इस बार मैं -1 को लिख लेती हूँ। -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। और 12 को लिखा जा सकता है फिर से वही 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फिर से जो हमारा कॉमन डिवाइजर है वो कौन है? 4 है। ठीक है। सो अगेन -8 और 12 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इट इज 4। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ऐसा भी आता है कि चलो ये -12 है। ठीक है। मान लीजिए ये -8 और ये -12 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एक बार इसको जो है -2 और इसको -2 लिखें, फिर आप कहें कि इसका आंसर तो -4 भी पॉसिबल है ना। लेकिन क्या -8 और -12 को 4 भी डिवाइड नहीं करता? ठीक है। 4 डिवाइड्स -8,
4 ऑल्सो डिवाइड्स -12, ठीक है। -4 ऑल्सो डिवाइड्स -8, -4 ऑल्सो डिवाइड्स -12, बट 4 और -4 में बड़ा कौन है? इट इज़ 4। इसलिए जब भी आप देखोगे कि जो डिवाइजर होंगे वो पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो जैसे कि 8 और 12 का डिवाइजर 4 भी है और -4 भी है, उसी तरह से -8 और 12 का जो डिवाइजर है वो 4 भी है और -4 भी है, लेकिन उसमें बड़ा कौन है? 4 है। इसीलिए जो डिवाइजर होगा वो उसकी डेफिनेशन में हम पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से -8 और -12 लोगे तो भी इसका GCD 4 रहेगा। आप जो है +8 और -12 लोगे तो भी इसका GCD जो है 4 ही रहेगा। यानी कि जो अंदर आपने जो इंटीजर लिए हैं A और B, उसके साइन पर डिपेंड नहीं करता कि आपका GCD क्या होगा, ठीक है। सो आप कोई भी इंटीजर लीजिए, चाहे वो यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, लेकिन वो नंबर सेम होने चाहिए, न्यूमेरिकली सेम होने चाहिए, तो उनका GCD भी सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, ठीक है। तो एक तो जीरो हो सकता है, मतलब अगर मान लीजिए 0 और 8 का मैंने GCD निकालना है तो इसका GCD क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है कि 0 को जो है 8 भी डिवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 को जो है हर इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर जो है डिवाइड करता है, और 8 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। हालांकि 0 को जो है 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, इस तरह से, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा है, जो दोनों में कॉमन है, इट इज़ 8, है ना। तो इन दोनों का जो GCD होगा वो क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? -8 होता तो इसका GCD तो भी 8 ही आता। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम, जो कि हमें GCD निकालने में मदद करता है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बार बार नहीं कहूँगी वो ये कि इसके आगे मैं जब भी GCD की बात करूँगी सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉजिटिव इंटीजर ही लूँगी, क्योंकि अब आपको पता हो गया कि पॉजिटिव लो निगेटिव लो उसका GCD तो सेम ही आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। सो मान लीजिए A और B जो है वो इट इज़ ग्रेटर देन 0, और कंसिडर कीजिए कि A जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू B है, ठीक है। तो यूक्लिड का एल्गोरिदम किस तरह से हमें मदद करता है GCD निकालने पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। सो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जब भी आपके पास ऐसा है, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है, तो आप इसको जो है इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और कैसा फॉर्म मिल सकता है कि देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट, अब मैं इनको 1 और 1 नाम देती हूँ, ठीक है। सो Q1 एंड R1 सच दैट कि आप इस A को क्या लिख सकते हो? B इंटू Q1 प्लस R1, जहाँ पर R1 जो है इज ग्रेटर देन 0, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे स्ट्रिक्टली लेस होगा। क्लियर है? तो आपने जो है, अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर जो है ये B A को डिवाइड करता है तो उस केस में हमारा R1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इफ B डिवाइड्स A, दिस इंप्लाइज कि हमारा R1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो उस केस में A और B का GCD क्या होगा? इट इज B, ठीक है ना। तो A और B का GCD क्या हो जाएगा? B, क्योंकि B जो है वो A को डिवाइड करता है, और B का सबसे बड़ा जो डिवाइजर है वो B ही हो सकता है, ठीक है। सो B इज कॉमन डिवाइजर, और इससे बड़ा जो है इसके पास तो नहीं होगा, ठीक है। सो A और B का जो GCD है वो B आएगा, अगर B जो है A को डिवाइड करता है। मान लीजिए B जो है A को डिवाइड नहीं करता है, तो उस केस में हमारा जो R1 होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। सो इफ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने क्या करना है कि यूक्लिड एल्गोरिदम कहता है कि अगर R1 0 नहीं है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो उस केस में आपने फिर से डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है, अप्लाइंग, लेकिन किस पे लगाना है ये देखना है आपने, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम पहले किस पे लगा रहे थे हम? पहले हम लगा रहे थे A और B पर, ठीक है। जो छोटा वाला था उससे हम A को, बड़े वाले को डिवाइड कर रहे थे। अब हम किस पे लगाएंगे? R1 और B पर, ठीक है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम किस पे? यहाँ पे हम लेंगे R1 और B, ठीक है। तो उस हिसाब से देयर एग्जिस्ट कोशेंट Q2 एंड नया रिमाइंडर R2
सच दैट, ठीक है। इस बार हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, R1 से जो है B को डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि B बड़ा है। तो हम इस B को किस तरह से लिख सकते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं यानी कि B को डिवाइड कर रहे हो तो B को किस तरह से लिख सकते हो, Q2 इंटू R1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो Q2 इंटू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि R1 अब प्लस जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, R2 रहेगा। अब आपने इस स्टेप पे देखना है कि R2 जीरो आता है कि नॉन जीरो आता है, ठीक है। अगर R2 जीरो आ गया, मान लीजिए ये स्टेप यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, तो इससे पिछले वाला जो हमारा रिमाइंडर होगा R1 वो A और B का GCD होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए R2 जीरो नहीं होता है तो हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमारा जो ये रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। ये इस तरह से कंटिन्यू करना है। मान लीजिए कि हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं और Rn+1 जो है वो जीरो आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो GCD होगा ये इससे ऊपर वाला रिमाइंडर होगा। Rn+1 से पहले वाला रिमाइंडर कौन होगा, Rn होगा, और यही आपका GCD होगा किसका, इस A और B का। यही हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है। ये प्रूफ नहीं है, ये मेथड है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखेंगे या फिर थ्योरम देखेंगे कि ये जो Rn है, जो सबसे लास्ट वाला नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है, यही GCD क्यों बनाता है, इसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने जो है 117 और 45 का GCD निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि कौन सा आपका A है कौन सा B है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला A छोटा वाला B। तो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा समझदार है तो 117 को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 45 इसके सबसे करीब कौन जा रहा है, जिस तरह से आप डिवीजन करते हो, इट इज़ 290, ठीक है। और 45 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 + 45 इट इज़ 135, जो कि इससे एक्सीड कर रहा है, तो इससे इसके नीचे ही रहना हमने, ठीक है। प्लस रिमाइंडर कितना हुआ, 117 में से आपके 90 गए तो इट इज़ 7, इट इज़ 27, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, A है, ये हमारा क्या है, B है, ये कोशेंट है जिसे हमने नाम Q1 दिया था, और ये क्या है आपका रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो R1 है इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन B, ठीक है। तो हमने जो है अब क्या करना है कि R1 से जो है इस B पर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा R1 और ये हुआ हमारा B। तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम किस पे, ऑन 45 एंड 27, 45 एंड 27। फिर से इसमें बड़ा कौन है 45, छोटा कौन है 27। तो आपने जो है 45 को किस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अगर 27 का डबल करो तो इट इज़ 54, जो कि इससे एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना। तो 27 इंटू 1, जिस तरह से आप डिवीजन करते हो वही करना है। प्लस जो रिमाइंडर बचेगा 45 में से 27 गए तो कितने बचे, 15 में से 7 गए तो 8, और ये बचा आपका 18। क्लियर है। तो ये था आपका A, जिससे आपने डिवाइड किया था वो था B, ये था आपका Q और ये था आपका R। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली हमारा क्या हो गया, Q2 और R2, ठीक है। सो इट इज R2। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हमने तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस R2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने किससे डिवाइड किया है, 27 से डिवाइड किया है, सो लेस देन 27, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हम फिर से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम किस पर, इस B पर, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया, और हमारा जो नया रिमाइंडर आया R2 ऑन 27 एंड 18, ठीक है। तो इसमें बड़ा 27 है, छोटा 18 है, तो 27 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 18 दूने 36 एक्सीड कर रहा है, तो 18 कम 18 प्लस
27 में से 18 गए तो इट इज़ 9। अभी भी हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ये है हमारा a, ये है जिससे हमने डिवाइड किया b, ये हमारा है कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये है रिमाइंडर और ये है जिससे हमने डिवाइड किया। तो इन दोनों पे फिर से हमने क्या लगाना है, डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। फिर से अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम ऑन b एंड r, जो कि क्या है 18 और 9। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के क्या है, मतलब ये इसका क्या है, मल्टीपल है। सो 18 कैन बी रिटर्न एज 9 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा R1, ये था R2, ये था R3 और ये था R4। तो R4 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि 4th स्टेप में हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है। तो इससे पहले वाला जो R3 है ये हमारा क्या है, GCD है। ठीक है, सो 117 और 45 का जो GCD है इट इज़ 9। तो इस तरह से आप यूक्लिड एल्गोरिदम की मदद से GCD निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों ये जो हमारा रिमाइंडर है ये हमें GCD दे रहा है। ठीक है, और ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ थियरम। सो चलिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरम है, इसको देखते हैं। ठीक है, सो इट इज इफ a and b आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ 0 देन GCD ऑफ AB एग्जिस्ट एंड इज यूनिक, यानी कि GCD एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, ये यूनिक अगर आप लोगों ने ग्रुप थियरी पढ़ी है तो डिपेंड करता है कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है। तो क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका GCD यूनिक है। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यूनिक होता है कि नहीं होता। ओके, सो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक एग्जिस्टेंस है और एक यूनिकनेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एग्जिस्टेंस की बात करेंगे और थियरम बहुत ही कमाल का है, मतलब ठीक है, अगर समझे तो वही चीज़ करनी है, डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है। ठीक है, सो a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ 0 देन AB का GCD एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि a और b जो है वो दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव लो निगेटिव लो GCD ने सेम रहना है। ठीक है, सो लेट a एंड b बी ग्रेटर देन 0 और a जो है वो b से बड़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉजिटिव में नेचुरल नंबर के अंदर आपने ट्राइकोटोमी पढ़ी होगी, या तो नंबर बराबर हो सकते हैं या तो एक दूसरे से छोटे या फिर बड़े हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी है। तो हम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ठीक है। सो लेट a बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो हम यहाँ पे जो है डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यूक्लिड एल्गोरिदम में बताया। सो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, किस पर, ऑन a कॉमा b। ठीक है, अब a बड़ा है b छोटा है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट q1 कोशेंट रिमाइंडर r1 सच है दैट कि इस बड़े वाले को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू जिससे हमने डिवाइड किया b इंटू q1 प्लस r1, जहाँ पे r1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आई मीन b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अगर R1 0 हुआ, वही चीज़ मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर इफ़ R1 जो है वो 0 हुआ तो इसका क्या मतलब है कि A इज इक्वल टू BQ1, यानी कि A जो है B का मल्टीपल है, A B का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि B जो है वो A को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो GCD होगा A और B का वो क्या होगा, B होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि GCD यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि हमने एग्जिस्टेंस की ही बात करनी है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे GCD जो है एग्जिस्ट कर गया अगर A और B, सॉरी जो A है वो B का मल्टीपल हो जाए तब। क्लियर है, मान लीजिए अगर R1 0 नहीं होता है, ठीक है, अगर R1 0 नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस R1 और B पर डिवीजन एल्गोरिदम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ R1 इज नॉट 0, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम ऑन किस पे, ये R1 और B पे, ये बड़ा है ये छोटा है, लगा सकते हैं ऑन R1 एंड B। ठीक है, तो इस B को किस तरह से लिखा जा सकता है, ओके, अप्लाइंग, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट कोशेंट Q2 रिमाइंडर R2 सच दैट
कि दिस बी कैन बी रिटन एज बी इज इक्वल टू, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो आपने छोटा वाला लिया है, R1 इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर R2। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि इफ़ R2 जो है वो 0 हो जाता है, अगर R2 0 हुआ तो B किसके बराबर होगा? यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो इससे पहले वाला जो रिमाइंडर है वो GCD क्यों बनाता है, उसका रीज़न आपको समझ में आएगा। तो B क्या बन जाएगा आपका, R1 इंटू Q2। B इज इक्वल टू R1 इंटू Q2। इसका मतलब ये है कि B जो है वो R1 का मल्टीपल है। दिस इम्प्लाइज कि R1 जो है वो B को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो R1 है ये B का डिवाइजर है। अब सवाल ये है कि क्या ये R1 A का डिवाइजर है? लेट्स सी। तो ये कहाँ से पता चलेगा? इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप जो है आप इस B की जगह R1 Q2 रख सकते हो। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, A इज इक्वल टू, मैंने B की जगह क्या रख देना है, R1 Q2 रख देना। तो B की जगह क्या रख दिया, R1 Q2, मल्टीप्लाई में वो कौन है, Q1 है, Q1 प्लस R1। साफ साफ दिख रहा है कि आप यहाँ से R1 कॉमन निकाल सकते हो, विच इज इक्वल टू R1 इंटू Q1 Q2 प्लस 1। ठीक है, सो A इज मल्टीपल ऑफ R1। दिस इम्प्लाइज कि दिस R1 डिवाइड्स A। ठीक है, और ये खास बात है, क्यों? क्योंकि R1 जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, R1 A को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब R1 इज कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। सवाल ये है कि क्या ये ग्रेटेस्ट है? ठीक है, तो मान लीजिए कोई दूसरा, हम कोई भी एक S मान लीजिए कोई दूसरा हम कॉमन डिवाइजर लेते हैं। सो लेट S डिवाइड्स A, S डिवाइड्स B। ठीक है, तो इससे पहले हम जब डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो अगर कोई नंबर ऐसे दो नंबर को डिवाइड करता है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। ठीक है, सो S डिवाइड्स A माइनस बी क्यू ऑल्सो। ठीक है, लेकिन A माइनस बी क्यू था क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, A इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1 था। ठीक है, यहाँ पे Q1 ले लिया मैंने। ठीक है, सो A माइनस BQ1 इज व्हाट, R1। दिस इम्प्लाइज कि S ने किसको डिवाइड किया, R1 को डिवाइड किया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, GCD की, कि पहली बात वो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, दूसरी बात अगर दूसरा कोई कॉमन डिवाइजर है तो उस कॉमन डिवाइजर ने उसको भी डिवाइड करना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज कि हमारा जो R1 है ये क्या है, GCD है। और यही आपका वो रीज़न है कि क्यों रिमाइंडर जो है वो GCD बनाता है A और B का। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे जो प्रोसेस है, जो R2 है वो 0 ना हुई, R2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, B इज इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2। ये इक्वेशन थी हमारी सेकेंड वाली। तो इस केस में R2 0 नहीं है। ठीक है, और R2 की बात क्या है कि R2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, R1 से। ठीक है, तो फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवीजन अल्गोरिदम लगा सकते हो, किस पे, R2 और R1 पे लगा सकते हो। ठीक है, सो प्रोसीडिंग लाइक दिस, प्रोसीडिंग लाइक दिस, हमारे पास क्या बन रहे हैं, आप ये चीज़ नोट कीजिए कि सबसे पहले हमारे पास रिमाइंडर था R1। ठीक है, अगर वो 0 आता है तो GCD वो B हो जाता है। फिर हमारे पास जो रिमाइंडर था वो R2 था, अगर ये 0 हो जाता है तो रिमाइंडर जो आपका GCD है वो R1 देता है। अगर R2 0 नहीं होता है तो दूसरा जो रिमाइंडर आएगा वो R3 आएगा। यानी कि हमारे पास रिमाइंडर की सीक्वेंस बन रही है। और कैसे सीक्वेंस बनेगी, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, सो वी हैव, हमारे पास क्या बनी, सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स बन रहे हैं। ठीक है, सो मान लीजिए Rn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये Rn जो है वो Rn माइनस 1 से छोटा होगा, ये Rn माइनस 1 जो है वो Rn माइनस 2 से छोटा होगा, एंड सो ऑन, R2 से छोटा होगा और ये R1 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास ये क्या बन गई है, ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई है रिमाइंडर्स की। ठीक है,
अब हमने ये शो करना है कि जिस तरह से मैंने ये कहा कि R1 इज GCD, अगर लास्ट वाले स्टेप में मान लीजिए Rn+1 जो है अगर वो 0 हो जाता है तो मुझे ये शो करना है कि Rn इज GCD। ठीक है, सो हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास जो है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है किनकी, रिमाइंडर्स की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बन रही है। सबसे पहले थी A इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1, B इज इक्वल टू R1Q2 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू R2Q3 प्लस R3। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि अगर Rn+1 0 हो जाता है तो इससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा R1, ये क्या होगा, हमारा GCD होगा। ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो हमारा जो है Rn+1 वाली जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहीं पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन कीजिए। अगर मुझे यहाँ पे Rn चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा Rn प्लस यहाँ पे क्या होगा Q3 है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा Qn होगा। R2 की जगह क्या होगा R, देखिए यहाँ पे है 3, तो इसमें से एक कम है, यानी कि दिस इज Rn-1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है फिर से R और 1 है, मतलब 3 में से 2 कम है, सो दिस इज Rn-2। ये इक्वेशन होगी जहाँ पे हमारा Rn इज रिमाइंडर। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी नेक्स्ट वाली ऑब्वियसली हम Rn-1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली Rn, नया क्वेश्चन आएगा Rn+1 और रिमाइंडर क्या होगा Rn+1। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पर ये चीज हो जाती है 0 और हमने ये शो करना है कि दिस इज GCD। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये कौन सा स्टेप होगा हमारा, n+1th टर्म होगी। ठीक है, सो Rn-1, इसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे और स्टेज पे पहुंचेंगे कि Rn-1 इज इक्वल टू Rn+1 प्लस Rn+1। ठीक है, सो इफ Rn+1 जो है वो 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो गया Rn-1 किसके बराबर आ गया Rn इंटू Qn+1। सही है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Rn-1 है ये Rn का मल्टीपल है। सो Rn जो है किसको डिवाइड करता है, Rn-1 को करता है। जिस तरह से हमने R1 को GCD दिखाया था उसी प्रकार हम इसको भी कर रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज कि Rn डिवाइड्स Rn-1। ठीक है, इसी तरह से जो Rn होगा वो Rn-2 यानी कि इसके ऊपर वाले इसको भी डिवाइड करेगा। वो कैसे, देखिए कि जो Rn-2 है वो किसके बराबर है Rn-1 इंटू Qn प्लस Rn। तो मुझे यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है Rn-1, सो Rn-1 इज इक्वल टू व्हाट Rn+Qn+1। ठीक है, प्लस क्या है Rn है, तो ऑब्वियसली विच इज इक्वल टू Rn इंटू Qn+1 प्लस 1। तो फिर से जो है जो Rn-2 है यानी कि इसके ऊपर वाला ये भी Rn का मल्टीपल है। सो दिस इंप्लाइज के Rn डिवाइड्स Rn-2। ठीक है, सिमिलरली आप जो है इसी तरह से सब्सटीट्यूशन करोगे तो इसके ऊपर कौन आएगा Rn-3, तो Rn जो है वो Rn-3 को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह से ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। सो Rn जो है वो R1 को भी डिवाइड करेगा, Rn जो है वो B को भी डिवाइड करेगा और Rn जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब इस पे गौर कीजिए कि जो Rn है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, Rn जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब Rn जो है वो कॉमन डिवाइजर है। नाउ द थिंग इज कि हमने इसको जो है ग्रेटेस्ट दिखाना है। सो मान लीजिए ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए क्या करते हैं कि कोई दूसरा S मान लेते हैं, लेट S डिवाइड्स A, S डिवाइड्स B। ठीक है, सो वी हैव टू शो दैट कि ये जो S है ये Rn को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे हाथों में कुछ है कि अगर S A को और B को डिवाइड करता है तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, जैसे कि इससे पिछले वाले में किया था। सो S डिवाइड्स A माइनस BQ और A माइनस BQ1 एक्चुअली वो क्या है R1 है, सो S डिवाइड्स R1। ठीक है, इसी तरह से अब जो है S
R2 को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा? देखिए S जो है B को भी डिवाइड करता है, S जो है वो R1 को भी डिवाइड करता है। तो दिस इम्प्लाइज कि S जो है वो किसको डिवाइड करेगा? B माइनस R1 Q2, B माइनस R1 Q2 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। S डिवाइड्स B एंड R1, देयरफॉर इट डिवाइड्स इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। लेकिन ये चीज़ है क्या? दिस इज Q2, दिस इज R2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि S डिवाइड्स R2, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रोसीडिंग लाइक दिस, इसी तरह से आप देखोगे कि S ऑल्सो डिवाइड्स Rn, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि Rn केवल एक कॉमन डिवाइजर नहीं है, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। सो Rn इज GCD ऑफ A एंड B। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट शो करना है कि ये जो GCD है ये यूनिक होता है, जो कि चलिए ये शो करते हैं कि GCD जो है वो यूनिक होता है, ठीक है। सो मान लीजिए लेट D1 and D2 be 2 GCD, be 2 GCD of A and B, ठीक है। अब देखिए D2 जो है वो GCD है, तो ऑब्वियसली D2 डिवाइड्स A, D2 डिवाइड्स B, लेकिन बट D1 क्या है? GCD है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? ये जो दूसरा डिवाइजर है ये भी इस D1 को डिवाइड करेगा। सो दिस इम्प्लाइज D2 डिवाइड्स D1। सिमिलरली क्या कि जो D1 है वो A को डिवाइड कर रहा है, D1 जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि D1 डिवाइजर है, कॉमन GCD है। लेकिन जो D2 है वो भी GCD है, तो बाय डेफिनेशन कोई दूसरा डिवाइजर है तो वो जो है इस GCD को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज कि D1 डिवाइड्स D2, ठीक है। तो इन दोनों से क्या पता चलता है हमको कि जो D1 है वो किसके बराबर है? D2 है, क्योंकि D1 और D2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव में ये होता है कि इफ़ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A देन A इज इक्वल टू B। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंटीजर के केस में करते हैं तो उस टाइम पे प्लस माइनस आता है, लेकिन सिंस GCD इज पॉजिटिव इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। ओके, सो दिस वाज थियरम ऑन GCD का एग्जिस्टेंस एंड इट्स यूनिकनेस, ठीक है। आई होप आपको जो है आज का GCD का लेक्चर समझ में आया हो। और इन द नेक्स्ट वीडियो GCD के ऊपर एक और थियरम है कि किस तरह से हम GCD को जो है A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और चलो अगले वीडियो में ये देखेंगे अब, ठीक है।